नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास गोल्डन क्लास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। बाल विकास सीडीबी की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और आज इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 50 प्रश्न करने जा रहे हैं। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 में से 30 अंक पक्के कर लेना है। आपको कमेंट कर देना है, आपको फीडबैक कर देना है। साथ ही साथ फ्री में नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा फ्री में नोट्स कब और कहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ इसके पहले टॉप 100 का हमने कंप्लीट मैराथन वीडियो कंप्लीट कर चुका है। टॉप 100 पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी की बात करेंगे। ये टॉप 100 में से 8 से 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो इन स्क्रीन पर वीडियो दे दिया जाएगा या आई बटन पे यहाँ पे आपको लेडी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न करेंगे। सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए और आप सभी लोग कमेंट्स आते हैं सर ऑप्शंस को डिटेल के साथ चर्चा कीजिए। बिल्कुल करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान या बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? बॉगले का, कोफा का, कोहलर का या थॉर्नडाइक का? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इनमें से जो मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान या बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है वह आपका कौन सा कहलाता है? राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका आ चुका है, सभी लोग कमेंट कर चुके हैं। राइट ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया गया है और वह राइट ऑप्शन आपका है थॉर्नडाइक। जी हाँ दोस्तों, बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक का है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वोत्तम प्रयोग किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, कोफा या बागले की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक कमेंट लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम अभिनंदन करता है। जयसवाल सर आप सभी का वेलकम अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया। जब भी पशु का जिक्र होता है आप सभी लोग जानते हैं कि वह आपके और कोई नहीं थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक की बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? थॉर्नडाइक ने सभी लोग जानते हैं एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, पिंजड़े पर बंद किया गया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, एक कारक सिद्धांत पूछा जाता है बुद्धि से। एक कारक सिद्धांत पूछा जाता है तो 3 नाम आते हैं आपके। 3 नाम कौन कौन से हैं? बिने, टर्मन और स्टर्नबर्ग। स्टर्न आता है नाम। तो ये 3 आपके बुद्ध के एक कारक का सिद्धांत है। जब भी बुद्ध के द्विकारक का सिद्धांत का जिक्र होता है तो आप सभी लोग जानते हैं स्पीयरमैन की बात करेंगे। चाहे देखिए बुद्ध का द्विकारक का सिद्धांत पूछा जाए चाहे द्वितात्विक का सिद्धांत पूछा जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन स्पीयरमैन ही इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं आपके फोर्थ प्रश्न की। फोर्थ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कोहलर, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या कोफ? देखिए समतात्विक सिद्धांत सभी जानते हैं। बहुकारक का सिद्धांत का जिक्र होता है, थॉर्नडाइक का नाम आता है। समतात्विक सिद्धांत का जिक्र होता है, इसके प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक का नाम आता है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न है, विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं होती हैं समान, एक ही प्रकार के, असमान या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, विभिन्न व्यक्तियों में जो अभिक्षमताएं होती हैं वह आपकी असमान होती हैं, क्योंकि हमारे और आप में ही देख लीजिए, हमारे आस पड़ोस, हमारे फैमिली में भी देख लीजिए, व्यक्तिगत में अभिक्षमताएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो असमान अक्षमताएं पाई जाती हैं। इसका जिक्र व्यक्तित्व भिन्नता है। अगला प्रश्न है, 1952 में किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध द्वारा यह कहा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज हो सकती है? किसने कहा? गिलफोर्ड ने, पील ने या मॉर्गन ने कहा? सभी लोग बताइए। ये आपके कॉल्विन ने कहा था। तो आप सभी लोग जानते हैं
क्या जानते हैं कि 1952 में जिस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध द्वारा यह कहा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज हो जाती है, उसने कहा, गिलफोर्ड ने कहा। इन्होंने फोर्ड वाली बातें कर दी, इन्होंने सारी चीजें फोड़ दिया एवं गति तेज कर दी। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, यह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है। वह आपकी शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो मानव जीवन की नींव किस अवस्था को कहा जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो मानव जीवन की नींव जिस अवस्था को कहा जाता है वह अवस्था कौन सी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ये मानव जीवन की जो है शैशवावस्था को ही नींव कहा जाता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न यहाँ पे छूट गया है, शायद 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे छूट गया है। 7 नंबर का प्रश्न क्या था, ये उसको भी रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि टॉप 50 कुछ प्रश्न कर रहे हैं और आप बोलेंगे सर आपने तो क्वेश्चन ही नहीं किया। देखिए, बालकों में खेलों से विकसित होने वाली जो शक्तियाँ, 7वां प्रश्न यहाँ पे है, नोट कर लीजिएगा। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली जो शक्तियाँ हैं वह कौन सी हैं? इसमें देखिए, बालकों में खेलों से विकसित होने वाली पहली जो शक्ति होती है वह आपकी होती है कौन सी? सामाजिक। पहली शक्ति आपकी सामाजिक हो जाती है, दूसरी हो जाती है मानसिक, और तीसरी आपकी हो जाती है शारीरिक। तो सामाजिक, मानसिक, शारीरिक बालकों में खेलों में विकसित होने वाली ये 3 प्रमुख शक्तियां हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। एक एक प्रश्न करेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा क्या है? ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। तो सिगमंड फ्राइड का जब भी जिक्र होता है, ये तीनों अवधारणाओं का जिक्र होता है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ईगो, इड, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा। तो ये फ्राइड जी की जो ये 3 आपकी अवधारणाएं हैं, इन 3 अवधारणाओं में से एक प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। तीनों अवधारणाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन, जीन पियाजे जी व ब्रूनर है, कोहलर व कोफ्फा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में 101% सिलेक्शन पाना, क्रैक करना, सभी का वेलकम है। दोस्तों, संज्ञानवादी पद्धति के जो जनक हमारे कहलाते हैं वो आप सभी लोग परिचित हैं। वह आपके कहलाते हैं जीन पियाजे जी और ब्रूनर। ये दोनों क्या है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे या निवासी थे? कोई भी मनोवैज्ञानिक एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सारे जो मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, इन सभी मनोवैज्ञानिकों का किस देश के निवासी हैं ये भी जानना जरूरी है। तो चाहे थॉर्नडाइक की बात करें, चाहे स्किनर की बात करें, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो की परिभाषा क्या है? तो क्रो एवं क्रो की जो परिभाषा है मनोविज्ञान के संबंध में, वह यह परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्या है क्रो एवं क्रो की परिभाषा? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक 2 अवस्थाओं का जिक्र हुआ है, और यहाँ पे क्रो एवं क्रो 2 बार जिक्र हुआ है। 2 बार क्रो और 2 बार अवस्थाओं का जिक्र हुआ है, तो समझ लीजिए वह किसकी परिभाषा है? क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। ये छोटी छोटी चीजों को नोट करते जाना है, अपनी तैयारी को बेहतर करते जाना है, अपनी नॉलेज को और क्या है एग्रेसिव करते जाना है। अगला, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, विद्यार्थी को जब आप बालक बालिकाओं शिक्षार्थी को पढ़ाने जाएंगे, तब बालक के विकास का अध्ययन को आप यह जानने के योग बताना कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का दिया गया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। क्या वह स्किनर है, ब्राउन है, या आपके गिलफोर्ड है, या क्रो एवं क्रो है? तो बालक के विकास के अध्ययन में हमें जानने योग बताना कि क्या पढ़ाएं। जहां भी ये आपको जिक्र हो इस लाइन का, क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, आपको आंख बुन कर गिलफोर्ड के ऑप्शन पे सही कर देना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सारे नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त होने वाले हैं, नोट करते जाइएगा। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन भी होता है, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन होता है,
बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन होता है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं? कर्ट लेविन है, सिगमंड फ्रायड है, वर्दीमर है या मैकडूगल है? देखिए, जब भी मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का जिक्र होता है, इसके प्रतिपादक का जिक्र होता है, एक ही नाम आता है, सिगमंड फ्रायड। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? सभी लोग जानते हैं, वह आपका पहली कक्षा घर को। जी हाँ, क्योंकि भाषा शिक्षण की बात करेंगे, बच्चा कहाँ से भाषा सीखता है? बच्चा जो है, बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी कहाँ से भाषा, उसकी जो प्रथम कक्षा जो होती है वह क्या होता है? घर होता है। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी वाला मत कीजिएगा। अगला प्रश्न नोट कर लेते हैं। पियाजे जी के अनुसार मूल संक्रियात्मक का स्टार किस अवधि में घटित होता है? यहाँ पे स्टार नहीं, स्तर होना चाहिए, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। तो मूल संक्रियाओं का स्तर जो है किस अवधि में घटित होता है? जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं का जिक्र यहाँ पे ऑप्शन से किया गया है। जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है आपका संवेदी गामक अवस्था होती है, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है आपकी जो चौथे ऑप्शन में दी गई है, मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। और यहाँ पे जो मूर्त दिया गया वही है, तो यहाँ पे 7 से 11 वाले ऑप्शन को सही कर लेना है। फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हुआ है और संभावित प्रश्न है कि व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर वकील चोर जो चाहूं बना सकता हूं। ये जादूगर कहलाते हैं। और ये जादूगर कौन है? ये नवजात शिशु के जादूगर और कोई नहीं, आपके वाटसन मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? ये भी कई बार पूछा गया, रिपीटेड हुआ प्रश्न है। देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी कहने वाले हैं, सभी लोग जानते हैं। शताब्दी 2 बार जिक्र हुआ है। जहां भी 2 बार जिक्र हो, क्रू एवं क्रू का ऑप्शन सबसे ज्यादा होता है। 90% चांस होता है जहां पर 2 शब्दों का जिक्र होता है, 2 चीजों का जिक्र होता है, वहां पे क्रू एवं क्रू की परिभाषा होती है, उनका स्टेटमेंट होता है। अगला प्रश्न है, कोवलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पश्चात और पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। 6 चरण दिए गए हैं कोवलबर्ग के अनुसार। जिस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है वह आपकी अवस्था और कोई नहीं, आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था कहलाती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है, तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र हो जाता है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से जो हमारा संबंधित हो जाता है वह व्यक्तित्व का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत संबंधित हो जाता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत या आपका संबंधित नहीं होता है। इसलिए वृद्धि और विकास में क्या क्या संबंधित है ये भी जान लेना। व्यक्तित्व, समन्वय और निरंतरता का सिद्धांत, लेकिन वर्गीकरण का आपका सिद्धांत सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो किसी भी बच्चे का, शिशु का अधिकांश जो व्यवहार निर्धारित होता है नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर या मूल प्रवृत्तियों पर। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, शिशु का अधिकांश जो व्यवहार आधारित होता है वह मूल प्रवृत्तियों पर होता है। मूल प्रवृत्ति का जिक्र हुआ है, मैकडूगल का नाम अवश्य लिया जाता है। 14 मूल प्रवृत्तियां सभी लोग जिक्र होंगे। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप सभी लोग जानते हैं वाइगोस्की का सिद्धांत जो है निकट विकास क्षेत्र पर आधारित है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। नो डाउट, अगला प्रश्न आ चुका है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? तो कोहलबर्ग ने, सभी लोग जानते हैं, जब भी स्तर का जिक्र होगा तो ये जान लीजिएगा 3 स्तर यहाँ पे नाम आएंगे और 6 चरणों में यहाँ पे बांटा गया है। 3 स्तरों के साथ साथ 2 स्तरों का एक जो आपका स्तर है इसमें 2 चरणों का जिक्र हुआ है। और पहला जो स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर 4 से लेकर 10 वर्ष तक होता है। पहले स्तर में 2 होते हैं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। दूसरा होता है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल होता है।
फिर हमारा दूसरा होता है परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष। इसमें अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता, अच्छा लड़का या लड़की। जब भी अच्छा लड़का लड़की का जिक्र होगा, कोहल वर्ग की द्वितीय स्तर परंपरागत नैतिक स्तर से संबंधित होगा। तीसरा आपका चरण है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, या इसे आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर कहते हैं। ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। इसमें सामाजिक अनुभव अभिमुखता आती है और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता आती है। ये आपके ठीक है। तो यहाँ पे स्तर पूछा गया तो 3 स्तरों की बात करेंगे। और अगला प्रश्न है जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जो अक्सर पूछा जाता है कि जीन पियाजे जी के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था क्या कहलाती है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था कहलाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं मानसिक विकास की अवस्था है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है, ये सभी वाला ऑप्शन हम सही कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न। जीन पियाजे जी ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समेत हो जाने से क्या कहता है। जब आपकी नियुक्त होगी, आप ही सोचिए, आपके बच्चे में कोई विचार है। जब नया विचार उन बच्चों में समावेशन होता है, जब उन नए विचार को उनको जानकारी होती है, मिलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ही सात्मीकरण कहा जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज सिद्धांत इनमें से किसने दिया। देखिए, जब भी आपके प्रश्न में एक चीज आए, निर्माण और खोज का सिद्धांत, निर्माण और खोज का सिद्धांत एक ही मनोवैज्ञानिक है और वो कोई है आपके जीन पियाजे जी, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है कि पियाजे जी के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। कौन सी अवस्था है। देखिए, कोई भी अपने परिवेश को जानने लगे, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगे और उनमें विभेद मतलब उनमें अंतर करने लगे, तो यह अवस्था कौन सी कहलाती है। आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था द्वितीय अवस्था कहलाती है, जो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे दिया गया है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा जाता है। देखिए, वृद्धि जो होती है वह आपके कुछ निश्चित समय तक होती है, सीमित होती है, लेकिन बुद्धि का विकास भी सीमित होता है, परिपक्वता भी। लेकिन जो विकास होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास ही कहा जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न है, 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 20 प्रश्न और करेंगे। इस टॉप 50 प्रश्न को अवश्य जरूर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इनमें से किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अभी हमने 6 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। अवस्था पूछा जाए तो 6, स्तर पूछा जाए तो 3, वह आपके और कोई नहीं, लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित हो जाता है। किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों में जो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध होता है, वह विकास की जिस अवस्था से होता है वह आपकी अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक अनुभूतियों को कितने तरीके से बताता है। ब्रूनर के अकॉर्डिंग देखा जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत में बालक जो है अपने अनुभूतियों को कितने तरीके से बताता है, तो वह आपके 3 तरीके। कितने तरीके हैं। 3 तरीके हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिए, आरंभ जो अगर प्रश्न आता है तो फिर आपका तृतीय अवस्था की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया अमूर्त संकल्पना, तो प्रश्न में ही उत्तर दिया गया अमूर्त हमारी कौन सी होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे जी को जो चौथा चरण है वह आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है 11 वर्ष से ऊपर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास में प्रतीकात्मक ढंग से चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे जी की किस अवस्था के अनुरूप माना जा सकता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो वह अवस्था आपकी कहलाती मूल संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था जीन पियाजे जी का तृतीय अवस्था। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा है। जी हाँ, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा है। तो हमने आपको डिटेल के साथ सभी लोगों को बताया था। तीसरे वर्ष की अगर बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं वह अवस्था हमारी 13 से लेकर ऊपर तक की अवस्था कहलाती है। ठीक है,
और 10 से लेके 13 वर्ष तक की जो अवस्था कहलाती है वह हमारी द्वितीय आपकी दूसरा स्तर हो जाता है, और पहले स्तर में 4 से लेके 10। तो ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, संज्ञानात्मक मानचित्र या संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय किसने दिया? नोट करिएगा, संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय देने वाले और कोई नहीं, आपके बंडूरा है। नोट कर लीजिएगा, जब भी संज्ञानात्मक मानचित्र के प्रत्यय का जिक्र होगा बंडूरा का नाम अवश्य लिया जाएगा। अगला प्रश्न नोट कर लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इंटरेस्टेड प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? सभी जानते हैं आप लोग, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ होता है वह होता है अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब अभियोग्यता का विकास हो रहा है। अगला प्रश्न है, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व क्या होता है? तो संज्ञान में अनुप्रयोग का जो महत्व होता है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में महत्व होता है। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है? भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क। 4 में से कौन सा आपका जो है संज्ञान के अंतर्गत अवयव सम्मिलित है? वह आपका कौन सा अवयव है? देखिए, वह आपका भाषा भी है, चिंतन भी है, स्मरण शक्ति और तर्क भी है, अर्थात ये सभी भी है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं। इस मैराथन टॉप 50 प्रश्न की क्लास को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगा। यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत? दोस्तों, प्रत्येक जाति, चाहे पशु और मानव जाति हो, वह क्या होता है, जाति के, अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगा। तो ये कथन जो है किस सिद्धांत की ओर हमें ले जाता है? तो ये कथन जो है सभी लोग जानते हैं, जिस सिद्धांत को ले जाता है वह हमारा कहलाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। जी हाँ, समान प्रतिमान के सिद्धांत का जिक्र हुआ है। और अगला प्रश्न आ चुका है कि संवेगात्मक विवेचन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं संवेगात्मक विवेचन का जो अर्थ हो जाता है वह हमारा कौन सा हो जाता है? वह होता है संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। संवेगात्मक विवेचन का मतलब है संवेगात्मक जो दमन है उसको सहन करने की योग्यता बढ़ाना, दृढ़ संकल्प को निश्चय करना। अगला, संवेग किसी बालक में क्या पैदा कर सकता है? सफलता की भावना, रुचि की भावना, प्रेरणा की भावना, ये सभी। देखिए, संवेग जो होता है कई प्रकार के संवेग होते हैं, डिपेंड करता है आप पर। तो संवेग जो है आपके सफलता की भावना पैदा करता है। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं हमारे अंदर एक उस समय उस 5-10 मिनट ऐसी एनर्जी आ जाती है कि बस अब मुझे आगे केवल सफलता ही हासिल करनी है, केवल सक्सेस बन के ही रहना है, इससे बेटर करके दिखाना है। और रुचि की भावना भी होती है, प्रेरणा की भी भावना मिलती है। तो ये सभी जो है संवेग जो होता है बालक में पैदा करता है। तो बालक में ये रुचि, ये सफलता, प्रेरणा कहाँ से आते हैं? ये सारे संवेग चीजें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में जो हमारा महत्वपूर्ण नहीं है, बालकों में असभ्य बनाना। तो असभ्य शब्द बालक को बनाना मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात करेंगे, नकारात्मक ऑप्शन ही दे दिया गया है, तो यह आपका महत्वपूर्ण नहीं होगा। बाकी जो दिए गए हैं कि बालक में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, बालक में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, बालकों को शिष्ट बनाना, ठीक है। तो ये तीनों है, लेकिन पहला ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। और इनमें से क्या संवेग नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं संवेग का जिक्र हुआ है, तो क्रोध, भय, करुणा, ये तीनों हमारे संवेग है, लेकिन पलायन आपका संवेग नहीं है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में संवेगों का महत्व क्या है? तो बालक के विकास में जो संवेगों का महत्व होता है वह बालक की शैक्षिक योग्यता का विकास करने में होता है, रुचि की भावना पैदा करने में होती है, और सफलता की भावना पैदा करने में। इन तीनों ऑप्शंस की होती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि बच्चे में भय का संवेग कौन से विकार पैदा कर देता है जिससे उसकी सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है? देखिए, बच्चे में ऐसा भय का संवेग जो विकार पैदा कर देता है जिससे उसके सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है, और अक्सर ये हमारे और आपके साथ होता है। और वह आपका भय या संवेग, भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है, जिसके परिणाम से वो कुंठाग्रस्त हो जाता है। तो ये कुंठा जो प्रवृत्ति है, जो कुंठा या ग्रस्त है, ये आपका बहुत ही प्रभाव करता है, आपके भय का संवेग के विकार पैदा कर देता है। संवेग का एक प्रमुख तत्व क्या है, या यहाँ पे प्रश्न दिया गया कौन सा नहीं है? तो संवेग का जो प्रमुख हमारा तत्व कहलाता है विश्लेषण, अनुप्रयोग और ज्ञान कहलाता है।
लेकिन समस्या आपका संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं कहलाती है। और अगला प्रश्न दिया गया है, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त जो तरीका होता है वह क्या होता है? वह उद्दीपकों की प्रतिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग जो विकसित होते हैं, यह कथन आपके वाटसन मनोवैज्ञानिक का दिया गया था। क्योंकि व्यवहार का जिक्र होता है, प्रेम का जिक्र होता है। 2-3 प्रश्न हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि 50 नंबर की क्लास थी, लेकिन 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा थे, ये भी इंपॉर्टेंट थे। इनको भी यहाँ पे कंबाइन किया गया है कि बालकों में कितने प्रकार के संवेग होते हैं। तो ये भी इंटरेस्टेड प्रश्न है। बालकों में 14 प्रकार के संवेग होते हैं, किसके द्वारा दिए गए? मैकडूगल का नाम अवश्य लिया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं? तो वह अवस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती है। क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 3 अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और अगला है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन सभी लोग कमेंट करके बताइए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह फीडबैक किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन जो है आपके लिए सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन अरस्तु, पेस्टोलॉजी, रूसो या प्लेटो के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, आप यहाँ पे शिक्षक भर्ती में नंबर 1 प्लेटफॉर्म में है, राष्ट्रहित में शिक्षा के परिवार पर है। और सभी जानते हैं यहाँ पे 2000 से अधिक, जी हाँ 21 से अधिक क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। जी हाँ, 2.1 के प्लस आपके वीडियोज क्लासेज फ्री में मिल जाएंगी। 1 लाख से अधिक आपके परिवार है, शिक्षक भर्ती का परिवार है, साथ साथ टीटी स्पेशल परिवार है। और आप सभी लोगों ने आई होप सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा ताकि आने वाली क्लासेज को आप अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएँ, फ्री में क्लासेज अटेंड कर पाएँ। तो ये सभी लोग बताइए, टॉप 50 में से आपने कितना इस प्रैक्टिस सेट प्रश्न में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया? मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।